हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं एक फेमस पोइट मैथ्यू एनरोल्ड्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये एमसीक्यूज़ डिफरेंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कौन से एग्ज़ाम्स में और कौन से साल में ये क्वेश्चंस आया वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। मेरा मकसद इन क्वेश्चंस को कराने का ये है कि आप मैथ्यू एनरोल्ड्स के जो भी क्वेश्चंस अभी तक डिफरेंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। दूसरे, इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि कौन से वर्क्स के ही उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए। क्योंकि हर राइटर्स के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स ही होते हैं जिनसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लाइन पोइट्री इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर इंस, यानी कि ये जो लाइन है पोइट्री इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहाँ से ली गई है? ए, कल्चरल एंड एनार्की, बी, मॉडर्न पेंटर्स, सी, द स्टडी ऑफ पोइट्री, या डी, सर्टर रिस्टार्टस। तो ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है ऑप्शन सी से, द स्टडी ऑफ पोइट्री से ये ली गई है, जिसे मैथ्यू एनरोल्ड ने 1880 यानी कि 1880 में लिखा था। और ये एनरोल्ड का बहुत ही फेमस पीस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स के ऊपर। इस वर्क में ही एनरोल्ड ने एक फंडामेंटल कंसंट्रेशंस की थी पोइट्री के लिए, हाई डेंसिटी। तो ये जो लाइन है पोइट्री इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये द स्टडी ऑफ पोइट्री की मैथ्यू एनरोल्ड के वर्क की है। Next questions, question number second. Poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty. Who among the followings made the above statement? ये जो statement है वो किस राइटर्स की है? A, डॉक्टर जॉनसन्स, बी, सिडनी, सी, मैथ्यू एनरोल्ड, और डी, वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन मैथ्यू एनरोल्ड की हैं और ये लाइनें किसकी हैं? उसी वर्क की जो ऊपर डिस्कस किया गया था, द स्टडी ऑफ पोइट्री, जो 1880 में उनका वर्क था, उसकी ये लाइनें हैं। ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट में और पीजीटी दोनों में पूछी जा सकी हैं कि पोइट्री इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये उनका, रग्बी चैपल। रग्बी चैपल इज़ ए पोएम बाय मैथ्यू एनरोल्ड इन द मेमोरी ऑफ, यानी कि जो रग्बी चैपल उनकी एक फेमस पोएम है मैथ्यू एनरोल्ड्स की, वो किसकी याद में, किसकी मेमोरी में लिखी गई है? ए, मदर, बी, ब्रदर, सी, फादर, और डी, सिस्टर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने फादर्स के लिए। मैथ्यू एनरोल्ड एक ब्रिटिश पोइट और क्रिटिक हैं, और ये कौन से ईयर के थे ये भी पूछा जाता है, तो ये विक्टोरियन एरा के थी। और ये एनरोल्ड ने, क्योंकि जो मैथ्यू एनरोल्ड थे उनके जो पिता थे वो रग्बी स्कूल्स में हेडमास्टर्स थे, तो उनकी मेमोरी में रग्बी चैपल उन्होंने अपने फादर की मेमोरी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस लाइन डैश वेयर ignorant armies clash by night is taken from a poem by, यानी कि where ignorant armies clash by night जो है उनकी किस फेमस पोएम है और किस फेमस मतलब राइटर्स की ये कौन सी पोएम्स का भी पूछा जाता है इससे, और ये किस राइटर्स की है? ए, विल्फ्रेड ओवन, बी, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, सी, सीफ्रीड सुसैन, और डी है मैथ्यू एनरोल्ड। तो ये विल्फ्रेड ओवन की है या डब्ल्यू.एच. ऑडेन की है या सिगफ्रिड सुसैन की या मैथ्यू एनरोल्ड की? तो इसका सही जवाब है ये मैथ्यू एनरोल्ड्स की है। ये जो है ये वर्क मैथ्यू एनरोल्ड का है, और ये डॉवर बीच की है। डॉवर बीच की ये ली गई है से ये लाइनें ली गई हैं। तो मैथ्यू एनरोल्ड इसके पोइट हैं और ये पोएम का नाम है डॉवर बीच, जो फर्स्ट बार पब्लिश हुई थी 1867 में, और ये कौन से कलेक्शंस में? न्यू पोएम्स के कलेक्शंस में ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज immense because in poetry our race as time goes on will find an ever shores
and sure stay. This claim for poetry is made in, यानी कि ये जो लाइनें हैं, ये जो हमारा पोइट्री का जो पोइट्री है वो व्यापक होगी, क्योंकि पोइट्री जो है वो आवर रेस एट टाइम के साथ डिफाइंड ओवर श्योर्स, मतलब पक्का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो व्यापक होगी। ये किस में ये लाइनें कही गई? ए अनरोल्ड की द स्टडी ऑफ पोइट्री, बी शैली ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, सी सिडनी एंड एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, या डी एलियट की ऑफ पोइट्री एंड पोइट्स। तो ये जो लाइनें हैं वो मैथ्यू एनरोल्ड्स की एनरोल्ड द स्टडी ऑफ पोइट्री से ली गई हैं, यानी कि ये जो लाइनें हैं किसकी हैं? ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अनरोल द स्टडी ऑफ पोइट्री से ये लाइनें ली गई हैं। ये बता दिया गया कि बहुत मतलब बार बार ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछा गया है किस वर्क्स के, क्योंकि क्रिटिसिज्म वर्क है ये द स्टडी ऑफ पोइट्री, तो आप इसको ज़रूर करें। इसके लाइनें पूछी जा रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एनरोल्ड टचस्टोन हेल्प अस ट्रुथ एंड seriousness that constitute the best poetry. What are the touchstones? यानी कि मैथ्यू एनरोल्ड के हिसाब से जो touchstone help as the test truth and seriousness that constitute the best poetry. What are the touchstones? Touchstones क्या है? A. The purple passage of lyric poetry. B. Passage for ancient poets. C. The line and expression of the great masters. या D. Passage of epic strength and vigor. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? टचस्टोन क्या है? टचस्टोन है द लाइन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स। टचस्टोन्स का जो कॉन्सेप्ट था उसका ये मेन है, ग्रेट मास्टर ऑफ टेस्ट ऑफ रिलेटिव मेरिट ऑफ पोइट्री, द लाइन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटर मास्टर्स। टचस्टोन्स के भी काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं मैथ्यू एनरोल्ड के। क्वेश्चन नंबर 7, all great literatures is at bottom a criticism of life. This statement is attributed to, यानी कि all great literature is at bottom a criticism of life. This statement is attributed to A. Thomas Carlyle, B. Matthew Arnold, C. G.S. Mill और D. John Ruskin। तो ये किसकी है? ये हमारी वही मैथ्यू एनरोल्ड्स की ये फेमस वर्क है, और ये क्योंकि ये जो उनका वर्क था एसे इन क्रिटिसिज्म विच कंटेन द अबव लाइन्स, ये एसे इन क्रिटिसिज्म से ही उनकी लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु एनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टचस्टोन मेथड। देखिए फिर पूछ लिया गया है, GIC में पूछा है ये। टचस्टोन यानी कि द इनिशिएटिव वन स्थापित किया था। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्थापित करना। किसने ये टचस्टोन का कॉन्सेप्ट या टचस्टोन्स का मेथड स्टैब्लिश किया था? ए. मैथ्यू एनरोल्ड, बी. जॉन ड्राइडन, सी. बेन जॉनसन और डी है F.R. लुईस। तो ये हमने देखा था कि किसने करा था, तो टचस्टोन का मैथ्यू एनरोल्ड ने ही किया था। और ये किस में कौन ये टचस्टोन मेथड जो है वो कोइन मतलब ये जो टर्म है वो किस में यूज़ करी गई थी? द स्टडी ऑफ पोइट्री में ये टर्म यूज़ करी गई थी। Next question number 9. The elegy written by Matthew Arnold on the death of Arthur Clough is, यानी जो आर्थर क्लफ की जो मौत पर जो एलिजी लिखी गई थी वो कौन सी थी? A. In Memoriam, B. Maud, C है थायरिसिस और डी है आइडल्स ऑफ द किंग। यानी कि यह क्या इन मेमोरियम है, या बी मॉड है, या थ्रीसियस है, थायरिसियस है, या आइडल्स ऑफ द किंग है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। थायरिसिस जो है वो इसकी उनकी याद में लिखी गई थी, और जब उनकी मौत कब हुई थी? आर्थर क्लफ की 1865 में थी, लिखी हो गई थी दिसंबर में, तो उसकी याद में ये थायरिसिस लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय। पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय ए. जॉन ड्राइडन, बी. मैथ्यू एनरोल्ड, सी. डॉक्टर जॉनसन और डी है वॉल्टर पैटर। तो ये जो हमने देखा था अभी ऊपर ये किसकी है? मैथ्यू एनरोल्ड्स की ये पूरी स्टेटमेंट थी वहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 7th या 8th में थी ये, पोइट्री एज अ बॉटम एज अ क्रिटिसिज्म लाइफ वाज सेड बाय मैथ्यू अनरोल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Arnold was the first English critic to stress upon the necessity of, यानी कि वो पहले इंग्लिश क्रिटिक्स थे जिन्होंने स्ट्रेस दिया था नेसेसिटी ऑफ, किस पे, कौन सी इस पे दिया था, ए डायलेक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि द्वंद्वात्मक जो क्रिटिसिज्म होता है डायलेक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, बी कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, बी फंडामेंटल क्रिटिसिज्म, या डी क्लासिकल क्रिटिसिज्म। तो जो वो पहले क्रिटिक्स थे जिन्होंने ये वो दिया था वो ऑप्शन बी है, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की उन्होंने ज़रूरत बताया था, नेसेसिटी ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म्स पे ज़्यादा जोर दिया था। तो ये ज़रूर रखना, क्रिटिसिज्म से पूछे जाते हैं तो उनका कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म्स पे काफ़ी फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रॉट द पोएम एंटाइटल्ड डोवर बीच, यानी कि डोवर बीच हमने देखा था, अभी डोवर बीच किसने लिखी है, ए अनरोल्ड, बी टेनिसन, सी मिल्टन और डी वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही जवाब है अनरोल्ड, मैथ्यू अनरोल्ड की ये वर्क है। हमें इसमें जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं राइटर्स के तो हमें आसान लगता है कि हमें पता चलता है डोवर बीच, लेकिन जब इस तरीके के एक ही मतलब टेनिसन्स के भी और अनरोल्ड्स के एक जैसे मिलते जुलते राइटर्स के नाम दिए जाते हैं तो एग्ज़ाम्स में अगर हमने ये ढंग से हमने नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन्स के पूरे चांसेस होते हैं और हम जल्दी में इतने आसान क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं। तो इस वजह से आपको अभी आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है और उसमें टाइम कम होता है, प्रेशर होता है, तो उसमें गलती के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अनरोल्ड एज ए क्रिटिक, यानी कि आप एक उनकी जो अनरोल्ड है मैथ्यू अनरोल्ड थे उनको क्रिटिक्स थे, वो किस कैटेगरी के क्रिटिक्स थे, ए रोमांटिज्म, बी यानी कि रोमांटिक के थे, बी मार्किस्ट, सी एस्थेटिक्स, या डी क्लासिक या क्लास्टिक्स। तो ये जो थे वो थे क्लासिक पोइट थे, यानी कि हम क्लासिक क्रिटिक्स उनको बोल सकते हैं, क्लासिक वो क्रिटिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने कहा क्रिटिसिज्म रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म। देख कितनी बार क्वेश्चन आ गया अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम पे, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ए मैथ्यू अनरोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी टी.एस. एलियट, या डी नन ऑफ अबाव। तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ जो लाइफ है हमने देख ही लिया कि ये मैथ्यू अनरोल्ड का ही है, लेकिन कितने तरीके के क्वेश्चंस, एक सिंपल सा क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है, इससे आपको एक कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस तो एटलीस्ट क्रिटिसिज्म का मैथ्यू अनरोल्ड का आएगा ही किसी भी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 15, मैथ्यू अनरोल्ड स्टडी एट डैश यूनिवर्सिटी, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, ए कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड, सी लंदन, या डी ग्लासगो। तो इसका जो सही जवाब है ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी जब वो, और उन्होंने प्राइज़ जीता था पोइट्री के कॉम्पिटिशन्स में, और वहीं से उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एज ए पोइट और क्रिटिक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अनरोल्ड आर, जो मैथ्यू अनरोल्ड की जो पोएम्स है वो किस कैटेगरी की हैं, क्या है वो, ए लिरिक्स हैं, डी बी ऑड्स हैं, सी एलिजीज हैं, या डी सोनेट्स हैं। तो जो उसकी जो मोस्टली फेमस हैं मैथ्यू अनरोल्ड की वो एलिजीज हैं। एलिजीज उनकी बेस्ट पोएम्स में मानी जाती हैं, यानी कि अगर ये देखिए कितना सिंपल सा है लेकिन है, क्योंकि हम लिरिक्स में भी कंफ्यूज हो सकते हैं सोनेट्स में, तो ये याद रखिए कि उनकी जो फेमस वर्क्स थे वो एलिजीज ही थी, एलिजी थी जो उनकी मोस्ट फेमस पोएम हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैथ्यू अनरोल्ड एज ए पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी कीट, या डी बायरन। यानी कि मैथ्यू अनरोल्ड जो थे वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एज ए पोइट के रूप में, तो इसका सही जवाब है वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे। मैथ्यू अनरोल्ड जो थी विलियम वर्ड्स से काफ़ी इंस्पायर थे और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, उनकी पोइट्री पर उनका असर साफ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स सिक hurry and divided aim, Matthew Arnold speak of this malice in his poems, यानी कि किस में ये उन्होंने यूज़ किया गया कि this strange disease of modern life with its sick hurry and divided aim, A the scholar gypsy, B Dover Beach, C Tyrus, or D has stanza from the grand Chartreuse हैं
अब इसमें कौन सा है, इसमें है उनकी जो लाइनें ली गई हैं द स्कॉलर जिप्सी से ली गई हैं। ये लाइनें काफ़ी फेमस हैं उनकी। RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, हु टर्म शैली एज मेलो पिया, यानी कि ये टर्म जो शैली ने यूज़ किया गया था, शैली के लिए यूज़ किया गया था मेलोपिया, किसने किया था? ए किट, बी एनरोल, सी एलियट या डी GB शाह। तो इसका सही जवाब है मैथ्यू एनरोल ने शैली के लिए मेलोपिया टर्म यूज़ किया गया था। दिस इज़ यूज़ ऑफ म्यूज़िकल वर्ड्स वो साउंड सजेस्ट द सेंस। इसका मतलब ये है कि दैट इज़ यूज़ ऑफ म्यूज़िकल वर्ड्स वोज साउंड सजेस्ट द सेंस, यानी कि शैली के लिए मेलोपिया वर्ड्स जो यूज़ किया गया था वो मैथ्यू एनरोल्स ने किया था एज ए क्रिटिक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। एनरोल टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्लैनविल बुक एंटाइटल्स। ये जो उन्होंने थीम ली थी वो जोसेफ ग्लैनविल की बुक से, वो क्या उसका टाइटल था? द स्कॉलर जिप्सी, द वैगबॉन्ड, द फर्स्ट मेस्मेरिस्ट और डी नन। तो जो ये है ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन डी है नन। क्यों? क्योंकि द स्कॉलर जिप्सी जो था वो 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल द वैनिटी ऑफ डॉग टीजिंग था। इट वॉज ऑफन बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ अनरोल्ड पोएम एंड इज आल्सो फैमिलियर टू म्यूजिक लवर। यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा एंटाइटल नहीं था उसका। इसका ऑप्शन डी है। तो ये थे मैथ्यू एनरोल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।